धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और भारत और पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं आजकल विशेष रूप से। और इसके अलावा दुनिया में जो रोचक रूप से घटता है उससे भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि हमारे साथ इन तमाम पहलुओं पर जा बात करने के लिए जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है फ्रांस से। हालांकि कल ऐसी खबर पे हमने बात की थी, वो आ रही थी ब्रिटेन से, लंदन से। यहाँ फ्रांस की एक मस्जिद से पहले कुरान को चुराया गया, फिर उसको जला दिया गया, और फिर इसके बाद इस वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश मौके से फरार भी हो गया। क्यों हुई ये वारदात? देखिए, वारदात की चीजें वही हो रही हैं कि फ्रांस का ये हालांकि 55 वर्ष का आदमी है और आप सोच सकते हैं कि कोई जोश में आके काम करना नहीं है, फिर भी इसे लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो आके बदमाशी कर रहे हैं या कर कुछ ही समय पहले फ्रांस में ट्यूनीशिया का कोई आदमी था, उस पर हत्या आक्रमण होता है, उसकी हत्या हो जाती है। तुर्की का आदमी था, उसको बेहोश घायल कर दिया जाता है। तो ये भाग के जाता है, मस्जिद के अंदर जाता है, लेके वहां से हटता है और आग लगाता है और वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इसको पकड़ लेती है। तो ये जो पागलपन का दौरा है, ये लोग नहीं समझते हैं कि मान लेते हैं कि फ्रांस में जिस तरह की वो कोशिशें की जा रही है, खासकर इसराइल का जो मोसाद है वह कोशिश करता है यूरोप के कई देशों में, स्पेशली फ्रांस में, क्योंकि वहां पे यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे देशों की तुलना में। उसका कारण यह नहीं है कि वह यहूदियों के साथ है, वहां पे ऐसा कारण नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि वहां पे एक हंगामा, दहशत पैदा करना यहूदियों में कि ये छोड़ो, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम इसराइल में आओ। हम्म। और इसराइल में जो नए नए जमीन से जो फिलिस्तीन को भगा रहे हैं उनको स्थापित करें, यह इनका दशकों से कार्यक्रम चल रहा है। वेस्ट हम्म। बैंक हो, ईस्ट यरूशलेम हो, और अभी हाल फिलहाल में गाजा पर भी कब्जा करने की इनकी बात है, ट्रम्प के साथ जी। मिलकर। तो लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं और जाहिलता को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ इनके रिएक्शन में भी जो होता है वह भी कोई बहुत सही नहीं है। जी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो बहुत चौंकाने वाली, बल्कि मैं कहूंगा कि डराने वाली खबर है, जो आ रही है फिलीपींस से। यहाँ पर हर रोज एचआईवी के मरीज मिल रहे हैं, और अब यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि एचआईवी को राष्ट्रीय संक्रमण घोषित कर दिया जाए। क्या हो गया इस देश में सर? ये ऐसे देश हैं, फिलीपींस, मलेशिया वगैरह, जहाँ की बाहर के टूरिस्ट बहुत आते हैं। वैसे फिलीपींस एक गरीब देश के रूप में माना जाता है। फिर भी उसका जो मॉनेटरी यूनिट है, रुपया से कमजोर होता था, आजकल महंगा हो गया। इसलिए नहीं कि वहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो गई है, बल्कि इसलिए कि हमारी खरीदने की क्षमता डॉलर की तुलना में जो घटी है उसका उतना नहीं घटा है, इसलिए आगे चला गया है। एचआईवी केसेस पिछले 5-6 वर्षों में जबरदस्त बढ़ा है। पहले हर रोज, यदि 2010 साल पहले बात करें, 2014 में, तो 20-21 केसेस आते थे। 2024 यानी पिछले वर्ष तक 48 केसेस, 4 गुना बढ़ गए, और इस साल आते हैं तो 56 हो गए। हर रोज 50 से अधिक एचआईवी का केस फिलिस्तीन जैसे जगह में आए, तो यह सही में एक राष्ट्रीय आपदा है, या आप इसको हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन जब तक वहां की आप कल्चर को नहीं बदलते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से या तो ब्लड ट्रांसफर हो, समस्याओं का एक पहलू है। बाकी तो वहां की जनता को सोचना चाहिए कि क्या करें, खासकर जबकि
में ज्यादा हो रहा है। चलिए एक जी। मुद्दे के बाद मंगोलिया का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा मंगोलिया की भी कभी कभी होनी चाहिए। वहां पर भ्रष्टाचार का और लाइफस्टाइल का गंभीर आरोप झेल रहे प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो चुके हैं संसद में, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? अजीबोगरीब नाम है इनका, कुछ ओयू का जो प्रधानमंत्री के लिए चुने गए, पहले 4 साल 5 साल पहले था, 2024 में जीते हैं। लेकिन उस गरीब देश के लिए जो कि चीन और रूस के बीच में लैंड लॉक्ड है, यानी समुद्र का ना रास्ता है ना किसी तीसरे देश के पास रास्ता है। और उस समय भी शुरुआती दौर में जब स्टालिन यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे, माओ त्से ने कहा था कि इसको या तो आप ले लीजिए नहीं तो हमें दे दीजिए। तो स्टालिन कहा कि तो बहुत गलत बात है, हम्म। हम लोग समाजवादी किस लिए हैं। हम्म। और आपको याद होगा मैंने कभी कहा था कि खुश्चेव और बाद में हाल फिलहाल में पुतिन स्टालिन को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने छूट दे दी जनता को, चाहो तो हमारे साथ रहो चाहो तो चले जाओ, और हम्म। इसीलिए यूएसएसआर टूट के 16-17 भागों में हो गया। खैर, बिल्कुल, आप इस बात स्टालिन का कितने कई बड़े बार जिक्र कर डेमोक्रेटिक थे चुके हैं पता सर। चलता है। जी। और जी, तो इस क्षेत्र में यहां पर जहां तक बात है, उलान बटार जिसका राजधानी है, और इनके पास मतलब जिस ऐशो आराम में रहते हैं उसका तुलना करना बड़ा मुश्किल है। हम्म। हालांकि मैं देख रहा था, मैंने एक उससे पूछा, एआई की ऐप से पूछा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहां के देश के प्रधानमंत्री में क्या समानता है। बहुत सारी समानता है उसने बताया हम्म। कि दोनों चाहते हैं कि देश का विकास हो, दोनों देशवाद का नाम खूब जोर जोर से लेते हैं। हालांकि वहां पर बुद्धिज्म का नहीं, लेकिन यहाँ हिंदू मिलिटेंसी है। हम्म। और भारत का अर्थ जो है सो बहुत ज्यादा है, वहां का कम है। लेकिन दोनों में एक समानता है, दोनों जो है सो जबरदस्ती पर रखना चाहते हैं और बहुत खर्चीले हैं। और हम्म। इसलिए वहां के की जो विपक्ष थे उन्होंने हंगामा मचाया, वहां की जनता ने हंगामा मचाया कि एक हमें नौकरी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, और तुम इतने तरह के दिखावा कर रहे हो। हालांकि इनका कहना है कि नहीं, ये सब मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। क्या सच्चाई ये कहना मुश्किल है। और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो जब तक अगला नहीं बनेगा तब तक ये बने रहेंगे। वह तो एक अधिकांश संविधान इसकी इजाजत देता है। जी। नीदरलैंड में भी सरकार गिरने जा रही है या गिर सकती है, जबकि साल भर पहले ही वहां पर गठबंधन की सरकार बनी थी। तो तमाम चारों तरफ दुनिया में ऐसी खबरें आ रही हैं सर। गिर चुकी है, क्योंकि वहां जो एक्सट्रीम राइटिस्ट थे, जिनका पार्टी पीवीवी है, और ये जो है वाइल्डर्स इनका नाम है, ये अभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए थे पिछले चुनाव। दक्षिणपंथी हर जगह बढ़ रहे हैं, और इनका मुख्य आधार था कि मुसलमानों का विरोध करो। दूसरा था जो बाहर से आ रहे हैं जितने भी, उनका विरोध करो, यानी हम बाहर वालों को बसने नहीं देंगे, हम शुद्ध रहे। यह पूरे यूरोप अमेरिका के कारण फैल रहा है कि बाहर वालों को नहीं रहने दें, हम गोरे ही रहे। और हम्म। जो लोग इस चमचागिरी कर रहे हैं, यदि पाकिस्तानी बांग्लादेशी या भारत के लोग जाके कर रहे हैं, हम्म। उस धारा को नहीं समझ रहे हैं कि गाज उनके ऊपर भी गिरने वाली, आज नहीं तो कल। और इसलिए इनको लगा कि अगला चुनाव भी हो, अंदरूनी उन्होंने कुछ सर्वे कराया है, तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छा। तो दूसरों को क्यों समर्थन करें। और बिल्कुल। इसलिए इन्होंने पीछे हट गया। जो दूसरे विपक्षी या थे जिनके साथ मिलकर कर रहे थे, बहुत इनकी निंदा कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि अगला चुनाव होगा तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनते कि नहीं। बहुत समय से तमन्ना इनकी। वैसे इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी सत्ता में कोई होता है, मायावती की तरह या अपने बिहार के मुख्यमंत्री की तरह, दल हम्म। बदलू जो महान है, उनकी तरह जाके ये भी हमेशा मिलते हैं, जब मौका मिलता है तो छटक लेते हैं। जी। तो क्या वहां पे मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है, या वहां की और पार्टियां जो हैं कोशिश करके सरकार बनाने का प्रयास करेंगी? कोशिश मुश्किल है, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट है वो तो इनके साथ नहीं आएंगे, और पार्टियां अल्पमत में है। इनकी सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए ऐसा मुझे लगता है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्यावधि चुनाव होगा। जी। चलिए अब रुख कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। पुतिन की खामोशी पूरी दुनिया को खल रही है, हम लोगों को भी खल रही है। लेकिन जेलेंस्की जो है बड़े जश्न मनाता घूम रहा है, और अब तो उसने दावा कर दिया कि 1100 किलो बारूद लगाकर, वो भी पानी के अंदर, उसने क्रीमिया के पुल को उड़ा दिया है। हाँ, ये नए तरह का व्हीकल, अंडर वाटर व्हीकल जो चलता है, वो कहें तो एक अच्छा खासा जो नाव होता है, केवल पतला ऐसे उठने वाला नहीं, बल्कि एक चौकोर टाइप का नाव, और पानी के अंदर में चलता है, और 1100 केजी का बारूद लेके जा रहा है, जिसकी तैयारी भी इन्होंने 5-6 महीना या उससे
अधिक से की थी। और अभी इन्होंने फार ईस्ट में 40 रूस के जहाज मार दिए, खासकर वो जो कि सामरिक महत्व के थे, और यहां भी इन्होंने पहुंचा। खैर, हम्म। इसको पूरी तरह बर्बाद करने में सफल ना हो सके क्योंकि पिलर बड़ा मजबूत था। और जो साइड में इन्होंने वॉल लगा रखा था ब्रिज को बचाने के लिए, क्योंकि 2022 और 2030 में भी यूक्रेन ने पूरी कोशिश की थी, उसमें मिसाइल मारा था जो अटैकम आया था अमेरिका से, और जो फ्रांस का मिसाइल था स्काल्प, उसके मदद से किया था, तो काफी तबाह हुआ था। इस बार केवल नीचे से किया, तो एक पिलर उसका गया है, हम्म। और तकरीबन एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए बंद रहा, और फिर से चालू हो गया है। लेकिन जेलेंस्की की खुशी की तो बात समझ में आती है, यहां तक कि आपके स्टारमर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है वो भी बड़े खुश थे कि 40 जहाजों को हम्म। मार दिया। ये लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो भी हो, यह साफ लग रहा है कि पुतिन की खामोशी किसी और रास्ते पे इस युद्ध को लेके जाने वाली है। क्या इस रेड लाइन को भी वो क्रॉस करेंगे, या किसी और तरीके से करेंगे, या संभवतः वो लोग विचार कर रहे हैं। हालांकि उनके जो डिप्टी सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं मेदवेदेव, उन्होंने कहा कि आप यदि बेचैन हो रहे हैं, खासकर अपनी जनता को बोला है, और सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रिट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, तो आप गलत फहमी में हैं। लेकिन वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए। जी। सैटेलाइट के मामले में कुछ किया है रूस ने, कुछ खबरें छपी हैं सर, तो वो सैटेलाइट के जरिए क्या करना चाह रहे हैं? सैटेलाइट का देखिए, जहां तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन, हम्म। यानी सैटेलाइट का पिक्चर लाते हैं, तब तक सैटेलाइट आगे बढ़ जाता है। जब तक वो पिक्चर आता है उसको आप बड़ा करके देखते हैं, तब तक वो काफी देर हो जाता है। मान लीजिए आधा ही घंटा लेट हुआ, तब तक जिस मिसाइल ने मारा था, तो मिसाइल लॉन्चर को हटा देते हैं, यूक्रेन और रशिया दोनों हटाते हैं, हम्म। हर जगह हटाते हैं, ताकि उसका कोऑर्डिनेट्स लेके उसको बर्बाद ना करते। तो सैटेलाइट की जहां तक बात है, और यह भी पता है कि सैटेलाइट में अभी तक हम लोग ट्रायड की बात कर रहे थे, तीन तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब करने की बात कर रहे थे, हम्म। लैंड, एयर एंड वाटर। वाटर मतलब अंडर वाटर। संभवतः सैटेलाइट, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, स्पेस फोर्सेस जो है, बिल्कुल। चाइना के पास है, अमेरिका भी संभवतः उसको प्रोक्योर कर रहा है। यदि रशिया के पास है तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए। और जी। वो इसको देख रहे हैं कि हम आक्रमण करते हैं कुछ चंद जगहों पर, यूक्रेन या यूक्रेन से सटे हुए, यदि मासिव अटैक होता है तो क्या हम हम्म। बचे रहेंगे इनको बर्बाद करने के लिए। संभवतः ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने नहीं आ रही है, हम्म। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। जी। बिल्कुल सही बात है, जो खामोशी है वो बहुत बड़े तूफान का अंदेशा दुनिया के सामने पेश कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का, और यहाँ व्हाइट हाउस छोड़ते ही ट्रंप में कीड़े नजर आने लगे मस्क को। ट्रंप ने जो कहा है, मैंने लिखा है, मैंने शेयर भी किया था। अंग्रेजी में कहते हैं मास आउटरेजियस पोर्क फील्ड स्पेंडिंग जी। बिल इज डिस्कस्टिंग डिमोनाइजेशन। हिंदी में है, यह विशाल अपमानजनक सुअर के मांसों से भरा कांग्रेसी खर्च एक घृणित काम है। हम्म। अब यह मागा के ऊपर कह रहे हैं, केवल मागा का तो कह ही रहे, लेकिन जो बिल आया है अभी, कह रहे हैं कि मैंने इतनी जतन से इतने पैसे बचाए। जतन कुछ नहीं, लूटा जनता के, इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, बहुत हम्म। सारे एड्स जो अमेरिकी जनता और विदेशों में था वो सब बंद कर दिया था, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जी। लेकिन अब मस्क जो है सो खुलेआम एक्स पे डाल के उन्होंने नगाड़ा अपना बजा दिया, पीट दिया, या तुरतुर ही जो होता है कि भैया हम आ गए तुम्हारे सामने, यदि तुम राष्ट्रपति बने हो ट्रम्प, और हमारी मदद से बने हो हम्म। सकता है पूरी तरह से इनकी हाथ ना हो, लेकिन फिर भी कितने 100 मिलियन इन्होंने पैसे दिए हैं पूरे अपने एक से, और दूसरे तरीके से जो किए हैं। अब यदि हमें आंखें दिखा रहे हो, हमें निकाल रहे हो, डॉज से निकाल दिया, तो हम आगे छोड़ेंगे नहीं। इस बिल्कुल। बार तो तुम बने ही रहोगे, लेकिन आगे तुम अब राष्ट्रपति नहीं बनोगे। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्स चैट उन्होंने शुरू कर दिया है व्हाट्सएप की तरह, और भारत में जो उनके अब्बा जी घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया फैक्ट्री वैक्ट्री तो नहीं लगाएंगे, लेकिन दो शोरूम जरूर खोल देंगे हम यहाँ पर अपनी कार वाले। खैर, अब अगली खबर है, बड़ी कमाल की खबर है। एक चीनी दंपत्ति को इन्होंने अमेरिका में पकड़ लिया सर, और कह रहे हैं कि फसल को नष्ट करने वाला इनके पास फंगस था। तो ये क्या कहानी है सर? ये केमिकल है, मतलब जो भी है, ये तो केमिकल चीज है बहुत। हम इसके डिटेल में ना जाएं, और फंगस ही कह लेते हैं इसका केमिकल नाम, फ्यूजेरियम ग्रामीरम, छोड़ दे इसको। हम्म। और यह बायोलॉजिकल पैथोजेन है, यानी इसको ले जाके आप इसको डालते हैं, तो यह जो पौधे हैं, खासकर चावल धान ये सब जो बनते हैं, गेहूं,
तो उसमें यह एक मतलब विषाक्त कीटाणु की तरह काम करते हैं। हम्म जर्म्स को उसको खत्म कर देंगे। अंदाजा इसी से लगाइए कि हमारे पेट के अंदर या गाय भैंस किसी के पेट के अंदर जाता है तो वॉमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा, यहाँ तक कि लिवर भी बर्बाद होगा। और हम्म यह पैथोजन मतलब ये अपने आप में ग्रो करेगा, हम्म यानी करे। तो ये जो है, यह जो पुरुष जो है उसकी गर्लफ्रेंड थी यहाँ पे चीन की। वह भी मतलब 35 वर्ष के आसपास है, जो कि अपनी पीएचडी कर रही है या जो भी है अपना वो रिसर्च वर्क कर रही है। और लड़का जो है या मर्द कहें, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का मेंबर है। हम्म अब पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन को पता था कि नहीं था, लेकिन यह चीन से पैथोजन लेके आता है हम्म और यहाँ पे इनके पास जाके यूनिवर्सिटी में, मिशिगन यूनिवर्सिटी में हम्म जाता है। उस पर आगे मतलब उसकी खोजबीन करने की कोशिश करता है। हम्म क्या यह केवल उसकी खोजबीन तक लिमिटेड था, या सिर्फ इसी मालूम है तो क्या इसको बढ़ाने और तबाह करने की बात थी? क्योंकि अमेरिका के संविधान में जो लेटेस्ट जो उसका एडिशन हुआ है उसके हिसाब से यह जो है, यह एक तरह का एग्रीकल्चरल टेररिज्म है। अच्छा। जी। कृषि आतंकवाद हो गया ये। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी जी। खबरों का, यानी कि मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है यूएनएससी से। अभी खैर पूरी जानकारी हमारे पास है नहीं कि यूएनएससी में क्या हुआ है, लेकिन आज गाजा को लेकर यूएनएससी में वोटिंग होने जा रही है। अमेरिका तो वीटो लगा देगा सर। अमेरिका वीटो लगाएगा 15 में से जो है, तो 10 तो ड्राफ्ट किया है तो 10 तो पक्ष में देंगे, बाकी 5 में जनरली एक अमेरिका होगा। चाइना तो खैर आई डोंट नो किस तरफ है। और फ्रांस हो सकता है न्यूट्रल रह जाए। इंग्लैंड इसका जरूर विरोध करेगा यदि अमेरिका यदि नहीं वीटो लगाता है, क्योंकि इनकी मांग है कि अनकंडीशनल, यानी बिना किसी कंडीशन के। अभी तक तुम्हारा कंडीशन ये नहीं मान रहा, इसका कंडीशन ये नहीं मान रहा, ये सब नहीं चलेगा। अनकंडीशनल परमानेंट सीज ठीक फायर है। और इमीडिएट। हम्म तो ये मानने से रहे, ये इसराइल को नहीं मतलब बर्दाश्त होगा और स्वीकार होगा। नेचुरली अमेरिका भी नहीं करेगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक डिप्लोमेटिक फ्रंट है जिसपे कार्रवाई हो रही है। जी। इससे पहले भी यूएनएससी में एक ऐसा प्रस्ताव पास हो चुका है सर, जिसमें कहा गया था कि बिना शर्त दोनों पक्ष समझौता कर लें, जंगबंदी कर दें, बंधकों को छोड़ दें, मानवीय सहायता वहां पे जाने दें, जंग को पूरी तरह खत्म कर दें। अगर मान लेते हैं प्रस्ताव पास हो भी गया, तो लागू करेगा कौन? लागू कोई नहीं करेगा, क्योंकि लागू करने वाला यदि अमेरिका चाहता तो कुछ हद तक लागू होता भी, हम्म क्योंकि उसके साथ तो रूस, चीन, बाकी सभी है। लेकिन अमेरिका का नजर तो गाजा रिवेरा पर है, या हम्म जो भी है वह। कितना भी अभी कुछ वो आ रहा है कि पिछले जितने भी दूत थे, यहाँ तक उसके जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर थे, जो बार बार खुद अपने आप को यहूदी के पक्ष में कहते थे कि मैं खुद यहूदी हूँ, और भागा दौड़ा करते थे पूरे मिडिल ईस्ट में और इनसे मिलते थे। हम्म उनका भी कहना था कि बीच में हम लोगों ने सोचा था कि कुछ समय के लिए हम्म हथियार देना बंद कर दे, लेकिन जब भी हम लोग हमास का सोचते थे हम लोग रुक जाते थे। तो झूठ बोल रहा है सब, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमास का सोचते इसका मतलब थोड़ी कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन बच्चों औरतों को तुम एक तरीके से उनको खत्म कर रहे हो। उनके स्कूल पे, उनका जहाँ पे खाना बट रहा है वहां पे, जहाँ खेलने की जगह वहां पे तुम तो खुलेआम उनका जनसंहार कर रहे हो। यह हमास का उदाहरण लेके और उसका बहाना बना कर रहे हो, वह खुलेआम झूठ है। जी। ब्रिटिश टीवी स्काई को एक इंटरव्यू देकर अमेरिकी विदेश विभाग में प्रवक्ता रह चुका मैथ्यू मिलर कह रहा है कि जब मैं सीट पे था तब नहीं बोल सकता था, लेकिन आज मैं कहता हूं कि इसराइल गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। तो अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, या सीट पे नहीं रहा इसलिए उसे लग रहा है कि सच बोल लूं थोड़ा सा? कोई हृदय परिवर्तन मुझे नहीं आ रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। जो मैंने अभी पहले वाले आपके जवाब में बोल रहा था कि कुछ सोच विचार सामने आ रहा है और डेमोक्रेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो युद्ध बंदी के पक्ष में थे और हम्म इजराइल पर दबाव डाल रहे थे। हम्म यह सब बिल्कुल बकवास कर रहा है। मैथ्यू मिलर जो था वह एक चेहरा था, केवल सिंपल स्पोक्स पर्सन नहीं था। वह चेहरा था कि हर तरह से इसराइल अभी भी कहता है कि जनसंहार नहीं था, हम्म कुछ वार क्राइम्स हुए, अभी भी हम्म जनसंहार नहीं कर रहा है। हम्म तो वह चेहरा था अमेरिकी साम्राज्यवाद का, कि किस तरह से जियोनिस्ट रिजीम को बचाया जाए, उसके अधिकार को माना जाए कि आत्मरक्षा करने के लिए वह जितने भी हैं वो मार रहा है, वो मारे और करता रहे। और ये सब बातें जितने भी बकवास करता रहा है वह करते रहा है। और एंटनी ब्लिंकन जो पहले वाले वहां के विदेश मंत्री थे, उनका भी यही कहना है कि लोग कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, बाई लाज वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। छोटा सा कि हमने अंदर में बातें की थी कि क्या हम रोक दें बीच में कुछ हम्म समय के लिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको याद होगा, 2000 वाला केजी रोक दिया था बॉम्ब।
जाने बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कुछ समय के बाद फिर शुरू कर दिया। वो एक बिल्कुल बिल्कुल दिखावा मात्र था, प्रोपेगेंडा था, और कुछ बिल्कुल। नहीं था जी। हाँ, खूब हल्ला मचा रहे थे कि राफा पर अगर हमला किया तो हम तुम्हें बम नहीं देंगे और राफा पर हमला नहीं हम्म। करने देंगे, लेकिन राफा को भी पूरा बर्बाद कर दिया गया। खैर, अगली खबर है स्पेन से। स्पेन ने तमाम तरीके के अपने सैन्य संबंध खत्म कर दिए हैं इसराइल से, लेकिन इसे छोड़ के मैं बात करना चाहता हूँ ईरान को लेकर। ईरान के विदेश मंत्री कल काहिरा में थे, आईएई के प्रमुख से बात कर रहे थे। अब वो पहुंच गए हैं बैरूत, और बैरूत तो हम जानते हैं लेबनान में है, जहां पे हिजबुल्लाह आज बिल्कुल बैकफुट पे जा चुका है। लगातार आईडीएफ हिजबुल्लाह के नाम पे हमले करके वहां लोगों की हत्याएं कर रहा है। क्या ईरान अब धीरे धीरे करके लेबनान से अपने संबंध बेहतर करके हिजबुल्लाह को खड़ा कर पाएगा लेबनान में फिर से? हिजबुल्लाह के बारे में कहते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले ही, जो कि बाइडेन के भी चहेते हैं, उन्हीं के कहने से ये लगा है, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं, उन्होंने कहा था कि दक्षिण लेबनान में, यानी जो इसराइल से सटा हुआ क्षेत्र, वहां पे हिजबुल्लाह के जो भी आर्म्स अम्यूनिशन थे उसको हमने निरस्त कर दिया है। उसको लेबनीज नेशनल आर्मी ने ले लिया है, और बाकी जगहों में धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं। और हम उनको यह नहीं करने देंगे कि उन्हें जो मर्जी आएगा करेगा। एक तो ये हुआ, हिजबुल्लाह कमजोर थोड़ा सा हुआ है, केवल इसलिए नहीं कि अपने आप में उसकी शक्ति घटी, इसलिए भी कि उसके जो आने के रास्ते थे सीरिया से, वह तकरीबन तबाह हो चुका है। हम्म और हिजबुल्लाह ने जो संधि स्वीकार की, उसके बाद से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हम्म आईडीएफ की बमबारी होती रही है। और हमास भी कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ा हुआ, इसमें संदेह नहीं है। ईरान भी खुद ही जूझ रहा है अमेरिका से, और आर्थिक रूप से तो बहुत बुरी तरह जूझ रहा है। तो फिर से हाल फिलहाल में उसको खड़ा करना मुश्किल होगा। हालांकि इसके बावजूद जब इन लोगों का ज्वाइंट स्टेटमेंट हो रहा था, उसमें इनके विदेश मंत्री जो बाकी हर जगह घूम रहे हैं, उन्होंने खुलेआम कहा कि हम जहां एक तरफ पैलेस्टीन के अखंडता को मानते हैं, हम नहीं चाहेंगे, पैलेस्टीन नहीं, लेबनान को हम्म हम नहीं चाहेंगे कि बाहर के लोग आके इसमें हस्तक्षेप करें, अभी भी उनका साथ देंगे। और साथ साथ हम यह भी चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पहले सहायता की थी वैसा दे। हम्म और हम लोग यह भी चाहेंगे कि पैलेस्टीन को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिले। इस पे वहां के जो प्रधानमंत्री या जो भी है, उन्होंने कोई बात नहीं बोली। यानी कहने को दोनों ने अपनी अपनी बातें बोल दी। और देखते हैं कि आगे किस तरह से करवट लेता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रशिया कि अभी जो अचानक बढ़ते हुए यूक्रेन ताकत से, जिसमें डायरेक्ट इंग्लैंड और दूसरे देशों का हस्तक्षेप नजर आ रहा है, किस तरह से उभरता है और किस तरह से आगे जियोपॉलिटिक्स बढ़ता है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि सीरिया से पहली बार गोलान हाइट्स पर रॉकेट बरसाए गए हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल ने भी जो है सीरिया में अपने हमले किए हैं। तो क्या अब सीरिया से कोई बवाल खड़ा होगा इसराइल की जान को? अभी तक जो हूती कर रहे हैं वो तो लगातार रोजाना कर ही रहे हैं। अब इन चीजों को छोड़ते हैं और चलते हैं भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की खबरों की तरफ। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो ये कि तमाम विपक्ष 16-16 पार्टियां लिख के दे रही हैं और कह रही हैं नरेंद्र मोदी से। हालांकि कल राहुल गांधी ने बढ़िया मजाक बनाया, कहा कि नरेंद्र सरेंद्र सरेंडर, ऐसे करके नरेंद्र सरेंडर करके बोल दिया है। लेकिन वो कह रही हैं कि संसद का सत्र बुलाओ, पर ये तो बुलाने को तैयार नहीं है। आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? ये जब हर जगह कूद कूद के बोल रहे हैं, तो संसद का सत्र बुलाने में इनको क्या दिक्कत आ रही है सर? संसद के सत्र में विपक्षियों को जो बोलने का मौका मिलेगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और राफेल पे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका जो एक प्राइमरी कोड होता है, ऐसे हम समझे कि पासवर्ड होता है। मान लीजिए मैंने आपको ऐप दे दिया और इतना इतना तक करो, लेकिन ऐप से मैं कुछ आगे करना चाहता हूं, तो दोबारा पासवर्ड मांगता है। वह मैंने आपको नहीं दिया, आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 2014 के पहले जो संधि थी हमारी फ्रांस के साथ, दसौ के साथ, उसमें यह था कि मैक्सिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमें देंगे, ताकि हम्म हम उसका रिप्रोडक्शन यानी अपने यहाँ बना सकेंगे। उसमें नया कुछ ऐड करना हो कर सकेंगे, दूसरे मिसाइल इसमें फिट कर सकेंगे, ताकि वह हमें कर सके एयर टू एयर जो भी लॉन्च करने को। बहुत सारी चीजें थी जो हमारा जो दूसरा संधि हुआ मोदी गवर्नमेंट के साथ, ये जी। सब चीजें गायब हो। हालांकि दोनों में पासवर्ड पूरे देने की बात नहीं थी। हम्म कांग्रेस के जमाने में जो डिले हुआ था इसीलिए कि पासवर्ड के लड़ रहे। हम्म इसलिए बाय द वे बता दूं कि रूस ने कहा है कि हम सुखोई 57 देंगे, जो हम अपने यहाँ प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और हर तरह के पासवर्ड देंगे। हम्म कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, नो सीक्रेट, कंट्रोल ओवर दैट। हम्म और ये लोग कहते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होगा, इसलिए नहीं देंगे, ताकि फिर बार बार तुम उसको खरीदते रहो हर पासवर्ड में। तो ये सवाल उठेगा, क्यों राफेल फेल हुआ, एक ही या दो जो भी मारा गया,
हम्म। 4 दिन में तुमने क्या मतलब कर लिया, किस तरह से जो भी तुम्हारा एम था मिलिट्री एक्सकर्शन का, मिलिट्री कैंपेन का पाकिस्तान में, क्या एम था और क्या पूरा हो गया? हम्म। 4 बंदों को पकड़ने की बात हो तो गायब हो गए। और यह बहुत बड़ा सवाल होता है, यदि आपने मिलिट्री को पूरी आजादी दी थी तो फिर आपने क्या वही लोग समझे किए? आपका कोई रोल नहीं था। जो ट्रम्प करेगा क्या कहा? और बिल्कुल। भी अन्य बहुत सारे सवाल आएंगे जिसका इसलिए जवाब गोलमोल होगा। और हो सकता है रक्षा मंत्री की जगह पर अपनी जो वित्त मंत्री हैं वह हम्म। आधा एक घंटा तो कुछ का कुछ बोलते रह जाएंगी, जैसे पहले ही हुआ। क्या जी। जो नरेंद्र मोदी अब 6 तारीख को कश्मीर जा रहे हैं, 1.5 महीने के बाद जा रहे हैं, या इसको मैं कहूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 6-7 तारीख की रात, उसके 1 महीने बाद जा रहे हैं, तो वो सिर्फ जगह जगह घूमकर प्रचार ही करेंगे और जो विपक्ष के सवाल हैं उनको ऐसे ही गायब कर दिया जाएगा? क्योंकि जब विपक्ष ने मजबूती से सवाल उठाए तो विपक्ष के लोगों को विदेशी दौरे पर भी भेज दिया। देखिए, सारी कोशिशें, मुख्य मुद्दा विपक्ष नहीं उठा रहा। हमारी जनता का जीने का साधन खत्म होता जा रहा है, हम और गरीब हो रहे हैं। मुख्य सवाल यह है, वह गायब हो रहा है। दूसरा उसी से जुड़ा हुआ मुख्य सवाल है, मुद्दा है कि हमें तुम धर्म जाति देश के नाम पर लड़वा रहे हो हम्म। और हमें मूर्ख से अति मूर्ख अज्ञानता से एक अंधविश्वास में ढकेल रहे हो। वहां पे कहा है, ये सवाल नहीं उठ रहे। हालांकि यह निश्चित है, मैं देख ही रहा हूं कि पूरे मीडिया में जो एक बदलाव आ रहा है, सोशल मीडिया में स्पेशली, मीडिया को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया में वह दिखा रहा है कि जनता का, वैसे भी लोगों में जो रिटायर्ड फौजी उसमें भी देख रहा हूं, जो हम्म। पूर्ण रूप से इस व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बिल्कुल। इसको छुपाने के लिए जरूरी है कि एक के बाद एक लगातार बार बार, वो पहले वाला जमाना गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम लगाओ, गरीबी हटाओ, एक पर चल गया, इंडिया शाइनिंग उसके एक पर वाजपेयी के टाइम में चल गया, या हम्म। हर हफ्ते एक नए जुमला की जरूरत बिल्कुल सही बात है, है। हर और हफ्ते ये एक हो नए रहा है। जुमले की जरूरत है और उसी में ये लोग माहिर हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे पाकिस्तान की जेल से लोग भागे थे, उसमें से कुछ पकड़ लिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच महिला T20 होना है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे, जैसे तुम दुबई खेलने गए थे हमें भी श्रीलंका ले चलो। तो हम कह रहे हैं मैच ही क्यों करें उनके साथ सर? अब एक तो दिखाना है कि स्पोर्ट्स की हमारी बहुत जबरदस्त भावनाएं हैं। नंबर 2, जो उससे भी बड़ा है कि जब ये होता है तो इसमें जो भी क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत पैसे इसमें आते हैं, जो उसके मालिक बन के बैठे पड़े हैं। वह हमारे बड़े बड़े जो मंत्री हैं, उनके बेटे भी जाके बन के बैठ जाते हैं, चाहे वो उसके बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो। यह तो हमारी देश की परंपरा है और वंशगत परंपरा को हम बरकरार रखे हुए हैं। तो जहां पूंजी है यह उनको दबाव डालती है हम्म। कि भैया तुम खेलो, तुम ये तमाशा करो, तुम दिखाओ, क्योंकि बहुत पैसे आ रहे हैं और करोड़ों नहीं अरबों में आ रहे हैं और हम्म। कई देश शामिल। तो ये मजबूरी है, हम करते हैं। और दूसरे इसके थ्रू अंततः जी। पॉलिटिक्स भी जाता है हमारा, हम दिखाते हैं दुनिया भर को हम्म। कि देखो हम जीत गए, और हमारा जीतता है तो हम खुद कूदते हैं, हंगामा मचाते हैं। यह काम जो है सो हिटलर भी करता था। थर्ड प्राइज ही मिलता था किसी जर्मन वाले को तो बुला के उसको हाथ मिलाता था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हम्म। फर्स्ट प्राइज किसी यदि केनिया के निग्रो को मिलता था, अफ्रीकी मूल निवासी को, तो वहां से उठ के चला जाता था। हम्म। जी। चलिए अब एक लास्ट खबर पे बात कर लेते हैं। फिर से 2 पाकिस्तानियों की ईरान के अंदर हत्या कर दी गई है। अभी पिछले महीने ही 8 के करीब लोग मारे गए थे। पाकिस्तानियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है ऐसे ईरान के अंदर? ये वहीं पे है, आपका जो बलूचिस्तान से, मतलब इधर वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में उधर ईरान है। और 2 के मारने के पहले अभी आई थिंक इसी वीकेंड में शनि रविवार को 8 पाकिस्तानियों को और मारा था। हम्म। और जरा सोचिए ना, कौन लोग हैं जो 2 जिनकी आप बात कर रहे हैं? ये मतलब अंग्रेजी में कहें तो हेयर ड्रेसर हैं, लेकिन हमारे भाषा में कहते हैं नाई, जो हम्म। बाल काटता है। अब बढ़िया सैलून में तो हेयर ड्रेसर कहिए। तो ये बेचारे मजदूर हैं। वैसे हम्म। ही 8 जो हैं वो पंजाब क्षेत्र के, जो पाकिस्तान में पंजाब है, वहां से नौकरी करने ढूंढते हुए गए हुए हैं, और हम्म। कुछ नहीं है। और वहां पे इस तरफ में तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, और उस तरफ है बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है। हम्म। हालांकि बीएनए जो है, जो ईरान में है, वो इतना ताकतवर नहीं, छोटा मोटा है, लेकिन उन्होंने 2 के मारने की, या जो पीछे हफ्ते मारे गए 7-8, उसकी भी लिए कि हमने मारा है। तो ये हम्म। जो खून खराबा है, दिमाग में एक अजीब सवार है। और हम्म। इसको पैसे देने वाले कौन लोग हैं तो हमें पता है कि बिल्कुल। ये आम जनता नहीं दे रही है।
यह बिल्कुल वही सरकारें वहां की दे रही है, एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। कहीं अमेरिका भी घुसा हुआ है, कहीं M16 MI6 भी घुसा हुआ है, कहीं मोसाद भी घुसा हुआ है। हो सकता है हमारे भी इंटेलिजेंस घुसे हो, नहीं पता हमें। तो हम्म। ये लोग एक दूसरे को आपस में लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं। और इनके लिए मारना मरवाना वैसे ही जैसे हम आलू काट रहे हो सब्जी बना रहे बिल्कुल सही बात है। हैं। ये जी। आपने जो लास्ट में लाइन कही ना सर, कि इनके लिए इंसानों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है, ये तो ऐसे ही गाजर मूली की तरह लोगों को कटवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।